डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 15.1 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों, हमारा जो 15 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसकी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें हमें डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लाइन ग्राफ को स्टडी करेंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है, कैसे हम उसके डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा से कैसे हम ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग समय पर चेक किया जाता है, तो उसकी डिटेल हमें इस ग्राफ में गिवन है। रिकॉर्डेड एवरी आवर, हर एक घंटे का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे यहाँ पे 9 बजे पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर 10 बजे, 11 बजे, इस तरह से कितना उसका टेम्परेचर है। व्हाट वाज पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ग्राफ्स को देखना है और उसमें से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में हमसे पूछा गया व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1 PM। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का आंसर क्या बनेगा। तो 1 जो है, आप कैसे देखेंगे इसको, कैसे चेक करना स्टूडेंट्स। 1 पे पहले जाना है आपने, 1 PM यहाँ पे है, तो इस लाइन पे आपने देखना है टेम्परेचर कहाँ पे है। टेम्परेचर है यहाँ पे, डॉट है टेम्परेचर का, तो यहाँ से आपने इस तरफ लेफ्ट साइड में मूव करना है और देखना है कि टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ से हमें चेक करना है, इस स्केल को रखा हमने, तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट जो है वो कितना है, टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है 34, 35, 36, 37। अब 37 और 36 के बीच में क्या आएगा, 36.5। तो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर क्या दोगे स्टूडेंट्स, 1 PM पे उसका टेम्परेचर कितना था, 36.5। नेक्स्ट बी पार्ट, बी वाले में है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर व्हेन वाज, कब। तो इसका मतलब हमें समय बताना है, वो समय बताना है जब टेम्परेचर जो है 38.5 डिग्री सेल्सियस था। अब 38.5 पहले हम इस लाइन पे ढूंढेंगे कहाँ पे आएगा, 37, 38.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आएगा 38.5। अब 38.5 जहाँ पे है, इधर से हम डॉट ढूंढेंगे कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ से टाइमिंग कितनी है, बिल्कुल इसके नीचे आ जाना है आपने, टाइमिंग है 12 नून। तो 12 नून यहाँ पे लिखेंगे, टेम्परेचर उसका 38.5 कब था, 12 नून को। ठीक है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब आप नोटबुक में करोगे तो आपने ये लाइनिंग भी जरूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सी पार्ट, सी वाला देखते हैं। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। मतलब हमें बताया गया इस दौरान जो है टेम्परेचर पेशेंट का जो है वो 2 बार सेम आया था। अब वो बताने वो किस किस टाइम पे सेम आया था। तो इसके लिए हम देखेंगे ग्राफ को। तो वो टेम्परेचर सेम कब होगा, जब दोनों पॉइंट बिल्कुल लाइन में होंगे। देखो यहाँ पे जितना है, यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे फिर 38.5 आ गया, नीचे आ गए यहाँ पे टेम्परेचर कितना है इन दोनों के बीच में, तो 36.5, और आगे भी टेम्परेचर इसी जगह पे। तो देखो बिल्कुल सेम है, जहाँ पे ग्राफ ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, वहाँ पे इधर वाली क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो टाइम कौन कौन से हैं, एक तो है 1 PM और एक है 2 PM। तो यहाँ हम आंसर में क्या लिखेंगे, एट 1 PM and 2 PM the temperature is same। ठीक है, इन दो टाइमिंग्स पे टेम्परेचर सेम था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना था, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आप आंसर पे कैसे पहुंचे। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 1:30 पे टेम्परेचर कितना है, एक तो ये, और फिर हम बताएंगे कि हमने कैसे चेक किया। ठीक है, तो वो लाइनिंग भी लिख के आपने बतानी है। आप देखो 1:30 इस लाइन पे गिवन तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि 1:30 कहाँ पे आता है, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पर है 1:30। अब 1:30 पे हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे ऊपर इसी लाइन के साथ जहां पर हमारी ग्राफ की लाइन हमें मिल जाए। तो इस लाइन के साथ अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां पर, ठीक है। अब यहां से हमें इस तरफ देखना है कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो स्केल रख के भी आप देख सकते हो, यहां से ये लाइन यहां पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कितना है 36 और 37 के बीच में, तो 36.5। तो यहां लिखेंगे टेम्परेचर शॉर्ट में लिख देता हूं, टेम्परेचर एट 1:30 PM, टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इतना तो हमने लिख दिया। अब ये कैसे हमने चेक किया, तो हम यहां पर लिखेंगे वी हैव टेकन द मिड वैल्यू ऑफ 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, यही किया ना हमने सबसे पहले, तो 1 PM और 2 PM के बीच की वैल्यू ली, मिड वैल्यू ली। फिर हमने क्या किया, फिर हम यहां से ऊपर गए, परपेंडिकुलर अप डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। तो यहां लिखेंगे हम एंड प्रोसीड परपेंडिकुलरली।
ठीक है, इसको ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलरली, और फिर हमने क्या किया, और कहा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड, टू मीट, यहां लिखेंगे टू मीट द हॉरिजॉन्टल लाइन showing 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये लाइनिंग बच्चों आपको लिखनी है, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है तो आपने समझने पे ध्यान देना है, राइटिंग पे नहीं, ठीक है, आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए। क्या है, टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टेकन द मिड वैल्यू ऑफ 1 PM एंड 2 PM, इन दोनों की मिड वैल्यू ली ताकि हमें 130 का पता चल जाए। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर गए अप, और यहाँ से हमने चेक किया कि लाइन कहाँ मैच कर रही है, एट 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है कि बढ़ने में था, कब, किस टाइम इंटरवल में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था माफ कीजिए, ये बताना है हमें, बढ़ रहा था। तो हम अपने ग्राफ में चेक करते हैं कहाँ लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखो, अब अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं यहाँ से, तो इसके बाद 9 से 10, तो ये भी अप गई है लाइन, तो फर्स्ट तो हो जाएगा ड्यूरिंग 9 AM टू 10 AM। फिर आगे देखो, आगे बढ़ रहा है 10 से 11 में, हाँ यहां पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर लिखेंगे एंड 10 AM टू 11 AM, ठीक है। उसके बाद कम होना शुरू हो गया, ठीक है, कम हो रहा है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 AM टू 11 AM द टेम्परेचर shows अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, ये आपने इसका आंसर देना है। और बच्चों एक बात और यहाँ पे रह गई, वो क्या कि 2 से 3 पे भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें इसके साथ आपने 10 to 11 के बाद यहाँ पर जो है ये बात भी लिखनी है 2 PM टू 3 PM, ठीक है, ये 3 इंटरवल आएंगी, इसमें भी इंक्रीज हुआ, 10 to 11 भी इंक्रीज हुआ, और 2 to 3 भी इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है, तो ये तीनों आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या होता है कि ये जो ग्राफ हमें गिवन है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, सेल इन रुपीज करोड़, 2 करोड़ 4 करोड़ की सेल हुई है 2002 में, इसी तरह से 6 करोड़ की, इसी तरह से आगे आगे, तो ये सेल है, इधर कितने रुपए की सेल हुई है, यहाँ पे ईयर्स है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट, फर्स्ट ए पार्ट में व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006, तो सेकंड के ए पार्ट में आपने देना है आंसर सेल्स, ए के भी आगे पार्ट्स हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट में सेल इन 2002, तो कितनी है 2002 में, यहां से देखते हैं 2002 में अपवर्ड जाएंगे तो ये पॉइंट है, यहां से लेफ्ट में इधर 4, और 4 के साथ ये यूनिट लगा देनी जो यहां पे होती है, 4 करोड़ रुपीस, यहां पे लिखेंगे 4 करोड़, जो है उसको CR लिख सकते हो, 4 करोड़ रुपए को अब इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, 4 करोड़। उसके बाद सेल्स, सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स किस में बतानी है, इन 2006 में देखो यहाँ पर है, तो यहाँ से अपवर्ड जाएंगे, ये डॉट है, और लेफ्ट में मूव करेंगे 8 करोड़ रुपीस, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीस 8 करोड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बी पार्ट देखो, इसका बी वाले पार्ट में है व्हाट वर द सेल इन 2003, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, सेल्स इन 2003 में देखो, यहाँ से अपवर्ड गए, और लेफ्ट में ये पॉइंट जो है कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में कौन आता है, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 करोड़, ठीक है। उसके बाद CR है बच्चों, ये सेकंड पार्ट में बताना है इन 2005 में स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से 2005 है यहाँ पर, तो यहाँ से हम गए अप से लेफ्ट 10 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006, तो यहाँ पे सी पार्ट में हमें लिखना है डिफरेंस इन सेल्स इन 2002 एंड 2006, इन दोनों साल की जो हमारी सेल्स है उसका डिफरेंस कितना है। अब 2000 ज़्यादा देखते हैं किसमें है, 2002 में कितनी है 4 करोड़, 2006 में कितनी है 8 करोड़, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 करोड़
माइनस इसमें कितनी है 2002 में 4 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस 4, 4 करोड़, इतने का उनमें डिफरेंस है। फिर देखो डी पार्ट, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल से अगले साल में ज़्यादा डिफरेंस हो। अब देखो 2002 में 4 करोड़, 2003 में कितनी हो गई, अगले ही साल देखो 2003 में कितनी 7 करोड़, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 2003 से 4 में, यहाँ तो कमी हो गई है ना। उसके बाद 2004 और 5 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 10, तो इनमें 4 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इनका कम डिफरेंस है, तो सबसे ज़्यादा गैप जो है इन्हीं में ही है, 2004 एंड 5 में कितने का डिफरेंस है 4 का। उससे पहले ये था, इनमें 3 का डिफरेंस था, इनमें 4 का डिफरेंस है ना। तो हमें यही बताना है इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो आंसर होगा 2005। 2005 में पिछले साल की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा डिफरेंस है। तो आंसर बच्चों इस तरह से आपने बना के लिखना है, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स वाज इन ईयर 2005 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल से ज़्यादा डिफरेंस वाला साल कौन सा है 2005। और एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। बॉटनी होता है हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करें, जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे ही बॉटनी जो है साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स ए और बी को सेम लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो किया गया। देयर हाइट वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक हर एक, जैसे यहाँ से फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ तो उसकी हाइट मेजर की, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, ठीक है। तो क्या हुआ, द रिजल्ट एज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे डबल ग्राफ है, लाइन ग्राफ ये डबल है, एक प्लांट ए की लाइन है डॉटेड और प्लांट बी वाली है सॉलिड लाइन, ठीक है। तो हम जो है बार बार इसमें देखने की बजाय हम एक टेबल तैयार करते हैं इस तरह से, जिसमें हमने लिखा हाइट और किस किस की हाइट, प्लांट ए की यहाँ पे लिखेंगे, प्लांट बी की फर्स्ट वीक एंड में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में देखो ए वाली हाइट कितनी है, अब ए की लाइन जो है वो डॉटेड है, तो डॉटेड वाली लाइन यहाँ पे है फर्स्ट वीक में, तो ये कितना है 2 और ये सेंटीमीटर में, तो ए की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है फर्स्ट वीक में, ठीक है। और बी की हाइट कितनी है यहाँ पर, बी की हाइट है देखो यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे 1 पे आ रही है, तो बी की हाइट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो आप सेकंड वीक में दोनों सेम है, एक ही पॉइंट पे है दोनों, और ये कितना है यहाँ इन दोनों के बीच में 7, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर यहाँ पे और 7 ही यहाँ पे। टेबल वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहता है कि हम पहले इसको टेबल फॉर्म में लिख लें, फिर क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। थर्ड वीक में ए की हाइट जो है यहाँ पर है 9 और बी की हाइट जो है 10, तो ए की हाइट 9 सेंटीमीटर और बी की हाइट बच्चों हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ए में देखो, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, तो हमें ए पार्ट में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ए पार्ट में क्या आंसर देना है हमें बताना है कि प्लांट ए की जो हाइट है वो 2 वीक्स में कितनी थी, 2 वीक के बाद। तो यहाँ पे सॉरी फर्स्ट पार्ट बनाते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 वीक्स, तो 2 वीक जब थे तो 2 वीक वाली कॉलम यहाँ पे है, प्लांट ए की बतानी है तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और सेकंड इसका पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया, 3 वीक्स में हाइट कितनी थी, 3 वीक्स में प्लांट ए की 9 सेंटीमीटर, ए की पूछी गई ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 1 वीक, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं 1 वीक नहीं सॉरी 2 वीक्स में प्लांट बी, 2 वीक में प्लांट बी 7 सेंटीमीटर, और सेकेंड है थर्ड वीक में 3 वीक्स का जब हो गया प्लांट बी तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। फिर हमें सी वाले पार्ट में क्या आंसर देना है, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। अब यहां पर ध्यान से आपने स्टडी करना है, यहां पूछा गया कि तीसरे वीक में कितनी ग्रोथ हुई, ये नहीं पूछा गया 3 वीक में टोटल ग्रोथ कितनी थी। अब वैसे अगर देखें तो 3 वीक के बाद वो इतना लंबा हो गया टोटल, लेकिन हमसे पूछा गया कि प्लांट ए जो है, सॉरी ये प्लांट ए की लाइन ये है, तो प्लांट ए जो है कितना ग्रो किया उसने थर्ड वीक में। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो 2 वीक तक तो वो 7 सेंटीमीटर का ऑलरेडी हो चुका था, तीसरे वीक में 9 सेंटीमीटर का हो गया, तो यहां पे लिखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट ए कितनी हुई है, ग्रोथ कैसे पता चलेगी, इन थर्ड वीक, ये भी लिखना है इन थर्ड वीक, कैसे 9 थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर का हो गया, जिसमें से 7 सेंटीमीटर पहले ही 2 वीक में हो चुकी थी, तो अब कितनी है, अब 2 सेंटीमीटर उसने ग्रोथ की है, ठीक है, थर्ड वीक में। ऐसे ही डी वाले पार्ट में देखो क्या है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथ में बना के दे दिया गया कि सेकेंड वीक के एंड से, सेकेंड वीक का एंड यहाँ पे हो गया था तो तब वो 7 सेंटीमीटर का था,
थर्ड वीक के एंड तक, तो थर्ड वीक में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो डी वाले पार्ट में भी आंसर हम सेम देंगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट बी फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड वीक। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ग्रोथ 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर उसने तीसरे हफ्ते में ग्रोथ की है। फिर हमें बताना है ई पार्ट में, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ किस वीक में की। अब देखो फर्स्ट वीक में प्लांट ए के बारे में बताना है, प्लांट ए ने फर्स्ट वीक में ग्रोथ की 2 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में ग्रोथ कितनी की 2 तो पहले कर चुका है, तो 7 माइनस 2 कितना गैप है इनमें 5 का, तो 5 सेंटीमीटर उसने ग्रोथ की है सेकंड वीक में। ठीक है, यहाँ हल्का सा नोट कर देते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5 और नेक्स्ट वाले में 2, क्योंकि 7 + 2 9 होता है ना, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें है सेकंड वीक में। तो ई पार्ट का आंसर देंगे हम इन सेकंड वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। ठीक है, फिर ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, यहां ध्यान देना है लीस्ट का मतलब सबसे कम ग्रोथ। अब देखो फर्स्ट वीक में इसने सिर्फ 1 सेंटीमीटर ग्रोथ की, सेकंड में 1 से हो गया 7 तो 6 सेंटीमीटर और बढ़ गया, नेक्स्ट में 7 से 10 तो 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, सबसे कम किसमें है फर्स्ट वीक में। तो ई के बाद एफ वाले पार्ट का आंसर भी देंगे हम इन फर्स्ट वीक। ठीक है, पहले हफ्ते में, बात समझ आई। नेक्स्ट वाले में देखो वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर। वर द टू प्लांट्स, क्या दोनों प्लांट्स के ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, किसी वीक में सेम हाइट थी, बिल्कुल थी। सेकेंड वीक में दोनों के दोनों कितने सेंटीमीटर थे 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पे लिखेंगे यस इन सेकेंड वीक में हुआ ना, तो हम यहां लिख देंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक, जब सेकेंड वीक खत्म हुआ तब दोनों की हाइट क्या हो चुकी थी सेम। तो इस तरह से इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। क्या बताया गया हमें, ये जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें शो कर रहा है फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्ट होता है डियर स्टूडेंट्स कि अंदाजा लगाया जाना, अनुमान लगाया जाना। जैसे आप लोग आजकल नेट पे हम लोग देख लेते हैं कि कब बारिश होगी, अब जैसे मानसून चलने वाला है तो कब आएगा भाई, कब आएगी बारिश, तो पहले ही हम चेक कर लेते हैं भाई हाँ इतनी तारीख को बारिश जो है वो शुरू होनी है, वो होता है फोरकास्ट। ठीक है, पहले बता देना। एक्चुअल टेम्परेचर होता है जो असलियत में उस दिन हुआ। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ यहाँ पे शो है हमें, फोरकास्ट वाला डॉटेड है और एक्चुअल वाला जो है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो हमें क्या करना है, ऑन द डे, ऑन विच डे। वैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डाटा प्रिपेयर किया वैसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज सेम ग्राफ से देख के भी बता सकते हो। तो मैं ग्राफ से देख के बताता हूँ इस बार। ऑन विच, देखो मैं मेथड आपको सारी करवा देता हूँ, जो आपको मेथड अच्छा लगे आपने वो जो है चूज कर लेना है, तो कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर। अब क्या पूछा गया कि किस दिन जो है फोरकास्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर सेम था, तो इसका मतलब दोनों का ग्राफ वहां पे एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो ऐसा पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो देखो यहां पर है ना, और दूसरा है यहां पर, और तीसरा है यहां पर, है ना। तो ये हम पॉइंट्स नोट करेंगे। तो ये दिन कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो है हमारा ट्यूसडे और एक है आपका फ्राइडे और लास्ट है संडे। ठीक है, तो यहां पे हम ले देंगे ए वाले आंसर में ट्यूसडे और आपका फ्राइडे और संडे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर कितना था मैक्सिमम। अब देखो ये इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर कहां पे एंड हो रहा है, यहां पर। तो ये कितना था डियर स्टूडेंट्स 35 डिग्री सेल्सियस। फोरकास्ट टेम्परेचर जो है हम लिख देंगे बी वाले का आंसर, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर लगाना है क्योंकि इसकी यूनिट है। ठीक है, थर्ड सी पार्ट में, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना था। अब मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम, और एक्चुअल टेम्परेचर वाली लाइन है सॉलिड वाली, तो सॉलिड वाली लाइन सबसे कम कब कब है, यहाँ पे सबसे नीचे वाला लेवल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे कम 2 दिन है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे है, इससे ऊपर ये बाकी सारी सॉलिड लाइन देखो इससे ऊपर है, तो ये है ट्यूसडे और फ्राइडे को। और कितना है वो हो जाएगा हमारा, यहां पर हम देखेंगे 15। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है व्हाट वाज द मिनिमम टेम्परेचर। तो सी वाले का आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, किस दिन जो है सबसे ज्यादा डिफरेंस था दोनों में, एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट में। तो सेम पॉइंट पे हम मेजर करेंगे, देखो इनमें 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ सेम है, इनमें 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, वैसे तो डिफरेंस कितना है 25 से 30, 5 का है, पहले हम सिर्फ यूनिट के हिसाब से देख लेते हैं। 1 2 2 बॉक्सेस का डिफरेंस है, इनमें 1 2 3 का डिफरेंस है, ये है थर्सडे को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्सडे को, डी वाले में थर्सडे को सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, थर्सडे को
नेक्स्ट, तो फिफ्थ वाले में देखो, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ बनाने हैं हमें इन टेबल्स का यूज करके। पहले तो हम ग्राफ गिवन थे, डाटा रीड कर रहे थे, अब डाटा गिवन है, ग्राफ को बनाना है। दैट नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी क्या है कि एक हिल साइड जो सिटी है उसमें कितने दिन स्नो जो है गिरती है, तो वो यहाँ पे डाटा दिया गया है। अब 2003 में 8 डेज हुआ, 2004 में 10, ऐसे ही 5 और 12। तो पहले तो हमें इनको जो है दो एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। पहले हम लेंगे एक तरफ तो एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों, तो दोनों तरफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे लेने हैं। अब देखो मैक्सिमम जो है वो 12 डेज है, तो 12 पॉइंट तो हमें लेने ही पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। तो 12 जो है वैसे ज़्यादा हो जाएगा, आप जो है एक एक का डिफरेंस भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। अब स्क्रीन पे आना चाहिए, इसलिए मैं जो है हाफ का डिफरेंस लेता हूँ। पहले तो लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो हाफ का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ थर्ड, ठीक है। इस तरह से तो मैंने 12 से ज़्यादा ही लिए हैं, तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं। फिर हम बनाएंगे इस तरफ लाइन, ठीक है। जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे वहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लाइन लगाई। अब यहाँ पर भी ईयर्स लिखने हैं, तो एक एक पॉइंट छोड़ के आप जो है डिनोट कर दें यहाँ पे। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4। तो इस तरफ बच्चों ईयर्स लिखने हमें, तो क्योंकि 4 ही हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैं जो है थोड़ा गैप लगा के पॉइंट्स को लूँगा, ठीक है। लगाए तो मैंने स्केल के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप से, ठीक है। तो यहाँ पे 2003 आ जाएगा, 2004, 2005 एंड 2006, ठीक है। इधर आगे ईयर, सॉरी ईयर, और इस तरफ हमारे डेज। अब डेज में 12 तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं 13, ठीक है। अब जहाँ पे ग्राफ जो है, देखो डेटा क्या है, 2003 में 8, ठीक है। तो 2003 में हम लेते हैं 8 तक, तो यहाँ से 8 तक जाना है, तो स्केल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला, इसको आपने हल्का सा ऊपर से सर्कल कर देना है, डार्क नहीं करना है। कुछ बच्चे देखो ऐसे करते हैं, पॉइंट लगा के ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये वो पॉइंट थोड़ा ना रह गया, पॉइंट लगा के उसको सर्कल कर दो हल्का सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2004 में 10 तक, तो 2004 में 10 तक हमें लेके जाना है ग्राफ को, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स 2005 में है 5 तक, तो 5 है हमारा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2.5 यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। फिर 2006 में 12 तक, तो 12 तक हम ग्राफ को लेके जाते हैं 2006 में, तो ये आ जाएगा इस जगह पर। अब इनको सबको ज्वाइन करेंगे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो ज्वाइन करते हैं, इसको कैसे ज्वाइन होगा, ये सबसे पहले सीरीज में ज्वाइन करना है, ये नहीं किसी को भी कहीं पे भी ज्वाइन कर दिया। जैसे ये पॉइंट जो हैं इनको हम पहले ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करना है, ये आगे चली गई लाइन में से थोड़ी सी ना, पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन गया ए पार्ट के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं बी पार्ट। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग साल में पॉपुलेशन जो है वो मैन और वुमेन की थाउजेंड्स में, जैसे यहाँ पे 2003 में क्या है, मेंस जो थे 12,000 से, और नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 11,300, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें इसको डबल लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक लाइन मेंस की बनेगी और एक लाइन वुमेन्स की बनेगी। अब इसमें देखो मिनिमम जो है वो 11.3 है और मैक्सिमम जो है वो 13.6 है। अब एक काम तो आप कर सकते हो कि 11 12 13 लगा दो, बीच में वो पॉइंट ढूंढते फिरो, ठीक है। एक काम हम कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को ही इस लाइन पे बना दें, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बनेगा लेकिन अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरह से डियर स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूँ आपको, देखो एक तरफ हमने नंबर ऑफ जो हमारे ईयर्स हैं वो बनाए, इधर मैंने पॉइंट जो है वो स्मॉल लेके और सारे बना दिए, 11.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 12 पॉइंट, इस तरह से ये देखो सारे मैंने यहाँ तक जो है वो बनाए हैं, है ना। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आप चाहो तो सीधा यहाँ 11 हो, यहाँ 12, यहाँ 13, फिर उनके बीच में पॉइंट्स जो है वो बनाते रहो, तो वो भी आप काम कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो नंबर ऑफ मैन जो है 2003 में कितने हैं 12, और 11.3 जो है वो मैन है। तो हम इस ग्राफ पे लेंगे 2003 में, ग्राफ को लेके जाएंगे, एक तो 12 तक तो मैन का जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पेन से मैं बना देता हूँ, जिससे क्योंकि लाइन तो अलग ही बनानी पड़ेगी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक सॉलिड बना दो, एक डॉटेड बना दो। 2003 में मेंस जो है वो 12 तक है, 12 है यहाँ पर, तो यहाँ तक हम लेके जाएंगे इसको, इस पॉइंट तक, और यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगाएंगे
और इसको क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद पहले सिर्फ मैन का ही बना देते हैं, मैन की लाइन जो है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे हम, क्योंकि पॉइंट लगाते रहेंगे फिर पता नहीं चलेगा। फिर है मैन जो है वो 2004 में है 12.5, तो हम जो है 12.5 तक चलते हैं, यहाँ पे है ना 12.5, बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, ये आ गया हमारा 12.5, ठीक है। फिर बच्चों 2005 में, 5 में अगर आप देखो तो 13 है, तो 2005 में 13 तक लेके जाएंगे हम अपने ग्राफ को। 13 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इधर से यहाँ, इधर से एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये वाला पॉइंट आ गया और इसको सर्कल कर दो, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 2006 में देखते हैं 13.2, तो इससे हल्का सा ऊपर हमें जाना है, एक और पॉइंट ऊपर लेते हैं, देखना यहीं पे है, नहीं यहाँ पे तो 13.1 आ रहा है, 13.2 यहाँ पे आएगा, इस जगह पे हल्का सा डॉट लगा लो, फिर इधर से लगाओ, तो इस प्लेस पे आएगा 13.2, इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 2007, और 2007 में डियर स्टूडेंट्स कितना है, देखो 2007 में है हमारा 13.5, तो 13.5 तक लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया लास्ट में 13.5, तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो इनको पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए चलेंगे, इसको ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और लास्ट में लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बन गई मेंस के लिए। उसके बाद हम बनाते हैं वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स के लिए आप देखें, फर्स्ट जो है नंबर ऑफ वुमेन 2003 में 11.3 है, 11.3 है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने ग्राफ को लेके जाते हैं, इस पॉइंट तक, ठीक है, इसको हमने कर दिया सर्कल। फिर 2004 में डियर स्टूडेंट्स 11.9 है, 11.9 है यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट भी मेरे हिसाब से ना यहाँ पे देखो मिस्टेक लग रही है, 12 था, तो हमने ये जो है यहाँ पर थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो गया पॉइंट, यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मिस्टेक को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया करो भाई, तो ये वाली लाइन भी आपकी थोड़ी सी इस तरह से आएगी, तो ध्यान से बच्चों, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब मेरा तो पेन से है तो ये इरेज नहीं हो पाएगा, आपने इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 11.9, तो यहाँ पे आ गया 11.9, देख लो मैच करके, हाँ यहीं पे ही है, ठीक है, यहीं पे ही है, 11.9 आ गया। फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 13, तो ये 2005 में 13 यहीं पे था, तो यहाँ पे इसको डबल सर्कल कर देना है कि यहाँ पे 13 भी है। फिर नेक्स्ट है 13.6, 13.6 बहुत ऊपर जाएगा ये तो, 13.6 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आ गया 13.6। फिर आप देखें 2007 में 12.8, फिर एकदम से नीचे, तो इसको हम कर देते हैं सर्कल, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं स्केल के साथ, फिर सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको थर्ड को, और लास्ट में फाइनल को, ठीक है। सॉरी ये सही से नहीं हो पाया, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमने कर दिया ज्वाइन, तो ये आपका डबल लाइन ग्राफ बन गया। इसमें जो है हम नोट करेंगे यहाँ पर, ये जो रेड लाइन है ये क्या है, फॉर वुमेन, और जो ब्लैक लाइन थी हमारी, इसको नोट करेंगे हम फॉर मैन, ठीक है, ये जरूर करना है आपने। इस तरफ जो है आपने लिख देना है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नाइबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। एक मर्चेंट को पार्सल डिलीवर करने के लिए कुरियर पर्सन जो है वो जाता है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो है देखो अलग अलग टाइम पे, 8 बजे जो है डिस्टेंस कितना था, 8 बजे तो स्टार्ट भी नहीं किया उसने, स्टार्ट करना था तो 0 किलोमीटर था। फिर 9 बजे जो है डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया। इसी तरह से 10 AM डिस्टेंस इज 16, और 11 पे यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। फिर ऐसे ही 12 से पहले यहाँ पे पहुँच गया। तो ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं वो भी हम देखेंगे कहाँ पे है, कैसे है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे क्या स्केल लिया गया है,
तो स्केल कैसे चेक करना है डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको यहां पे देखना है, देखो कि 8 to 9 1 आवर होता है। अब 1 आवर में कितने का गैप दिया गया, 1 2 3 4 यूनिट का, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे स्केल, ए पार्ट है तो ए पार्ट पहले मेंशन कर देते हैं। ए पार्ट का आंसर क्या है, स्केल इज 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। ये होता है स्केल कि कितने यूनिट जो हैं वो कितने, जहां पे जैसे यहां पे टाइम है तो कितने आवर्स के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से मर्चेंट का प्लेस जो है वो कितनी दूर है। सॉरी ये सी पार्ट है। बी पार्ट है बच्चों, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब इस टोटल ट्रेवल में कितना टाइम लिया। तो हम स्टार्टिंग से लेके जहां पे इसने ट्रेवल खत्म किया यहां तक, तो यहां तक देखते हैं कितना टाइम है। तो ये तो 8 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना होता है। देखो 11 और 12 के बिल्कुल बीच में कितना आएगा, 11:30 आएगा ना, मतलब हाफ आवर यहाँ पे। तो 8 से 9 1 आवर, 9 से 10 2 आवर, 10 से 11 3 आवर और हाफ आवर ये, तो 3.5 आवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, बी पार्ट में टोटल टाइम टेकन इज फ्रॉम कितने से स्टार्ट किया, 8 AM, फ्रॉम 8 AM टू 11:30 AM, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस हम टाइम निकाल देंगे, तो दैट इज टाइम कितना हो गया, 11:30 और 8 में कितने गैप हो गया, 3.5 आवर, ठीक है। इस तरह से आपने लिख देना है 3.5 आवर, ठीक है। सी पार्ट देखो, सी वाले पार्ट में हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, तो टोटल कितनी दूर है प्लेस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस देखो कहां पे है 22, तो 0 से 22 तो कितने किलोमीटर हो गया, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट डी पार्ट में देखो, डिड द पर्सन स्टॉप इन हिज वे, कहीं पे वो स्टॉप हुआ, तो कैसे पता चलेगा, जहां पे डिस्टेंस सेम होगा, दोनों पॉइंट पे सेम होगा, इसका मतलब वहां पे वो रुक गया। अब डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही, देखो यहाँ 10 बजे है और 10 और 11 के बिल्कुल बीच में 10.5, 10:30 तक वो जो है रुका रहा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 10 पे भी 16 है और 10:30 पे भी 16 है, तो हाँ वो रुका था फ्रॉम 10 to 10:30। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाले का आंसर, यस ही स्टॉप्स या फिर फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM, ठीक है। इतने टाइम तक वो रुका रहा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट किस पीरियड में उसने ट्रेवल किया। फास्टेस्ट का मतलब होता है टाइम में सबसे ज्यादा। अब जैसे 8 से 9 है तो यहाँ से 0 से कहाँ पहुंच गया वो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो यहाँ ट्रेवल किया। फिर 9 से 10 में देखो यहाँ से 10 से लेके वो पहुंचा 16 पर, तो 6 है तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 16 से 22, तो ये भी 6 है, तो सबसे ज्यादा जो है 8 से 9 में। यहाँ लिखेंगे ई पार्ट में फ्रॉम 8 AM टू 9 AM ही ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट है डियर स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ एज फॉलो। यहां पे 4 ग्राफ हमें दिए गए हैं बच्चों, लाइन ग्राफ, आप अपनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं। ये ग्राफ इस तरह से लाइंस हमें बना के दी गई हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई कर दो। अब एक चीज आपको मैं पूछता हूं कि टेम्परेचर जो है वो तो वेरिएबल क्वांटिटी है, बदल सकता है, ठीक है, सेम भी रह सकता है। मान लीजिए मेरा बॉडी टेम्परेचर है, अब मैंने चेक किया वो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो नॉर्मल होता है 98 डिग्री सेल्सियस, और 1 घंटे के बाद मैंने मेजर किया तब भी 98 आ सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेम भी रह सकता है। लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइम, क्या टाइम रुका रह सकता है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम जो है वो तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, वेरी करेगा। तो ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम को रोक दिया गया हो, टाइम सेम रहे, हर पॉइंट पे टेम्परेचर बदलता रहे, टाइम सेम रहे, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सभी पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें टाइम वेरी करे, ठीक है। तो टाइम वेरी करे वो देखना हमें। यहां पर देखो फर्स्ट वाले में इधर टेम्परेचर है, इधर टाइम है, तो कहने का मतलब ग्राफ इधर भी चलना चाहिए। अगर यहां पे हमारे पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट लगा दें, फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट आर है, फर्स्ट आर पे यहां पे टेम्परेचर है, ठीक है, ग्राफ के साथ देखो चलते हैं, तो सेकंड पे यहां पहुंच जाएगा, मतलब सेम टाइम कहीं पे भी नहीं है, हर एक जगह टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट इज पॉसिबल। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में भी टाइम भी वेरी कर रहा है, टाइम इधर है, मतलब ये लाइन इस तरह से चलनी चाहिए, इधर बढ़ रही है ना लाइन, तो ये भी वेरी कर रहा है, तो सेकंड इज पॉसिबल। सेम में थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब देखो अगर हम इस लाइन पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, अब इस जगह पर टाइम कितना होगा, जितनी वैल्यू यहां पे उतना ही आएगा। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तब भी टाइम उतना आएगा, यहां पे एक और पॉइंट लेते हैं तब भी टाइम उतना आएगा। टेम्परेचर तो कम ज्यादा हो रहा है लेकिन टाइम वही सेम रहा है।
तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे टेम्परेचर इतना आ जाए, कम आ जाए, फिर ज्यादा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर आएगा ना, तो एक ही टाइम, यहां पे टाइम को ना तो कम किया गया ना ही ज्यादा किया गया, ठीक है। अगर ग्राफ इधर चलेगा तो कम हो जाएगा, इधर चलेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम को यहां पे स्टॉप कर दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे हम थर्ड इज नॉट पॉसिबल एज टाइम डज नॉट, या फिर इज नॉट वेरिंग, इज नॉट वेरिंग। वेरिंग का मतलब ये वाला वेरिंग दूसरा है बच्चों, ठीक है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, एक VERY होता है, उसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, वेरी। लास्ट है बच्चों, देखो यहाँ पे टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर हर जगह सेम है, ठीक है, क्योंकि इधर वाली लाइन टेम्परेचर की है, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाइम कम था, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, तो ये जो है फोर्थ इज पॉसिबल, फोर्थ जो है वो पॉसिबल है। तो इसी के साथ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी 15.1 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।